ओके गाइस, सो आज हमने स्टार्ट करना है अनदर एरिया जो है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का एरिया। तो अब देखो, इंटरप्रिटेशन एक ऐसा एरिया है जो कि ना एफआर के पेपर में जरूर आएगा। अब बच्चों को इसमें ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें करना क्या है ये नहीं पता। तो गुड इवनिंग मुस्कान। सो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि करना क्या है। तो आपको क्या करना है कि बेसिक्स में अगर बाई चांस आप कंफ्यूज हो जाओ और टाइम कम हो, है ना, तो इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है क्योंकि ये ना इजी ग्रैब मार्क्स क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, पहले इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। अगर कंसोलिडेशन आए और ये आए, बाई चांस कभी ऐसा हो जाए कि आपको कोई डिफिकल्टी लग रही है इसमें बहुत सारा ऐसे वाला, तो वैसे इतना इसमें होता नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, रेशियोज कैलकुलेट करनी है। देखो, मेरा काम आपको फॉर्मूला याद कराना नहीं है क्योंकि ये फॉर्मूलाज आप क्लास प्लस टू से कर रहे हो। प्लस टू में भी इंटरप्रिटेशन चैप्टर था, ठीक है। तो आप प्लस टू से यही वाले फॉर्मूलाज कर रहे हो। अगर आपके पास दो बैलेंस शीट या P&L जो ये सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे, यही वाले इंफॉर्मेशन को पिक करके बेसिक्स वाली रेशियो निकाल लोगे। अगर कुछ भी नहीं पता कि कौन सी रेशियो निकालनी है, ठीक है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी की, लिक्विडिटी की, जो भी आपकी जो रेशियोज हैं, आप वो वाली बेसिक वाली रेशियो निकाल के फिर अब इसमें देखना क्या होता है कि वो अगर रेशियो बढ़ी या कम हुई, क्या रीजन हो सकता है वो रेशियो बढ़ी या कम हुई। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा ना जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला की एलिमेंट्स को ब्रेक कर लेते हैं। जैसे कि जीपी मार्जिन है। जीपी मार्जिन किससे बना हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल से। ठीक, अब आप ये देखोगे, ये बहुत बेसिक्स है और ये लॉजिक है। अगर मैं ये देखूं, 10/200 और 10/100, तो एक बार मुझे ये करके बताओ। इंटू 100, बेसिकली ये मैं एक कुछ आपसे पूछना चाहती हूँ और इस रेशियो का आंसर आप ही दोगे। इसी इसी बेसिक सी बात से रेशियो ही खत्म हो जाएगा। यस, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। यस, 1000 डिवाइडेड बाय 200 और 1000 डिवाइडेड बाय 100 क्या आएगा। 1000 डिवाइडेड बाय 200 5 और 1000 डिवाइडेड बाय 100 10। ठीक है, बस। यानी कि ये 5% है, ये 10% है ना। अब ये एक एग्जाम्पल मैंने क्यों ली, बहुत बेसिक्स एग्जाम्पल। मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरा बेस ज्यादा है, यहाँ पर मेरा बेस कम है। जब मैं कम बेस से डिवाइड करती हूँ मेरी रेशियो ज्यादा आती है, और अगर मैं ज्यादा बेस से डिवाइड करती हूँ मेरी रेशियो कम आती है। एक छोटा सा बेसिक सी बात ना एक अपने माइंड में रख देना कि रेशियो कम कब हो सकती है, रेशियो ज्यादा कब हो सकती है। पहली बात। दूसरी बात, ये बेस है या ऊपर वाला न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है, दोनों केसेस में वो किस एलिमेंट से बने हुए हैं, उन एलिमेंट्स की चेंजेस के कारण ही रेशियो पे इफेक्ट आएगा। अब जो ये रेवेन्यू है, ये कब इफेक्ट हो सकता है, अगर रेवेन्यू की क्वांटिटी में या फिर उसकी प्राइस में इफेक्ट होगा, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज, है ना। अब जीपी है, कैसे निकलता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स में कोई चेंज अगेन, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कि खर्चा ज्यादा, राइट। वो परचेज का हो सकता है, वेजेस, जो भी हमारे खर्चे हैं ना, तो उन खर्चों में चेंजेस के कारण। तो ये एक मैंने जीपी से जस्ट एक एग्जांपल लेके किया क्योंकि आपको मैं इंटरप्रेट करना बता रही हूँ। देखो, लैंग्वेज आपने खुद लिखनी है, मैं आपको ABCD ये नहीं सिखा सकती, है ना। एक आधा क्वेश्चन की आप जो है लैंग्वेज खुद से देखोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि यस, लैंग्वेज की प्रोफेशनल टोन क्या होती है, क्योंकि आपकी टोन क्या होनी चाहिए, थोड़ी प्रोफेशनल वे में जानी चाहिए। मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि रेशियो कैसे बढ़ सकती है, रेशियो कैसे कम हो सकती है। तो जब मेरे बेस में इफेक्ट आता है ना, तो मेरी रेशियो में इफेक्ट आएगा, या मेरे न्यूनोमिनेटर में आएगा तो रेशियो में इफेक्ट आएगा। और न्यूनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कब इफेक्ट आता है चेंज, वो आपको मैंने दिखा दिया। जिन जिन एलिमेंट से वो बनती हैं, उन उन एलिमेंट्स की चेंजेस के कारण जो है लाइक हमारा जो है रेशियो पे इफेक्ट आता है। क्लियर। तो अगर आपको इंटरप्रिटेशन करना आ जाए, सबसे इजीएस्ट वे क्या है, ये सबसे इजीएस्ट वे। देखो, 100% आप जो है उस वाली टोन में नहीं जा पाओगे, बट आप 80% टोन में जा सकते हो। पहले तो ये बातें समझ लो, एंड देन उसके बाद आप क्या करो, एक दो क्वेश्चंस की वर्डिंग जो है आप देख लो।
उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी वर्डिंग कैसी होनी चाहिए, कैसे आपने इसको लिखते हुए जाना है। फाइन। हाँ जी। यस मैम। अब देखो जीपी मार्जिन अगेन, अब इसमें नेक्स्ट आपको क्या एरिया याद रखना है, अगेन सिर्फ सिर्फ इतना नहीं है कि इतना भी इजी नहीं है, प्रोफेशनल लेवल का पेपर है। अब जैसे कि जीपी मार्जिन है, जब जीपी मार्जिन बढ़ेगा वो क्या कह रहा है, जीपी मार्जिन कम हो रहा है तो वो क्या कह रहा है। ऐसे ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर सपोज करो रेशियो है, तो उसका मीनिंग क्या है। ऐसे ही हमारा ईपीएस रेशियो है, उसका मीनिंग क्या है। ऐसे ही अगर मेरी रेशियो करंट रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियोज हैं, इनके मीनिंग क्या है। तो अगर मेरे को इन रेशियो का मीनिंग पता है, पहली बात, फर्स्ट कि मीनिंग, राइट, फिर उसमें चेंज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज ये बताना है, वाई इंक्रीज डिक्रीज होना है ये बताना है, एंड उस इंक्रीज डिक्रीज होने से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ये चार फैक्टर, एंड पांचवा अगर डिपेंड करता है कि अगर आपके पास इतना टाइम है कि इसके इम्पैक्ट मतलब ये किस फैक्टर के कारण, अगेन मतलब कि वाई तो हो ही गया, कि किस फैक्टर में अगर चेंज थोड़ा सा आ जाए तो वो बेटर हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो आप क्या करोगे, इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो, और ये पेपर में आता ही आता है। ऐसा क्वेश्चन है ये जो कि आना ही आना। फाइन। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको क्या फॉर्मूलाज ये बताने की जरूरत है, आप एक बार सारे फॉर्मूलाज देख लो, बिकॉज आई डोंट फील लाइक कि मैं मतलब आपको सिंगल सिंगल फॉर्मूला बताऊं कि वो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूलाज आपको खुद लर्न करने हैं, बट स्टिल बाय एनी चांस आपको कोई भी ऐसा फॉर्मूला लग रहा है जहां पर आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, तो आप मुझे बताओ, एक बार ये वाले फॉर्मूलाज देख लो। डन मैम। अदर्स प्लीज। मैम। यस मानसी। मैम आप मुझे प्लीज ये लेक्चर्स का रिकॉर्डेड ये दे एक्सेस दोगे क्या? रेगुलर लेक्चर्स का? नो नो, दिस वन विच वी आर और कंडक्टिंग। इसका आपको देना था, मैंने आपको अपने मुझे आपको मैंने कहा था मुझे याद कराना, कल अपनी बात हुई नो थी। एक्चुअली लाइक होता क्या है ना, आई स्टे इन हॉस्टल, सो अभी अरे 8 नहीं, बजे अपनी कल ऊपर। बात हुई थी मानसी, आपने आपको हाँ, मैंने कहा तो था आई कि आप फॉरगॉट मुझे, टू रिमाइंड। या या आई फॉरगॉट या। तो वो तो आपको मिलना है, एक्सेस तो मिलना है आपको, ये तो मैं भूल ही गई, मतलब आपने भी मुझे रिमाइंड नहीं करा। सी या टुडे आई फॉरगॉट मैम, सॉरी मैम। या व्हाट हैपनिंग इज दैट आई हैव माय फर्स्ट लेक्चर एट 7 AM, एंड लास्ट आपका होता है, और उसके बाद मुझे मॉक चेक करने हैं, नए मॉक बनाने हैं। तो यू कांट इमेजिन दैट लाइक हाउ मच हार्ड वर्क आई एम डूइंग दीज डेज, एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं मैम आप रिप्लाई नहीं करते, फोन पिक नहीं करते हैं, बट इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी टू एंटरटेन ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो कि अभी पढ़ भी नहीं रहा है मेरा से, राइट, खास करके उन स्टूडेंट्स को, क्योंकि इट्स माय फोकस कि मैं वो लाइक बैच कंडक्ट कराऊं और लाइक पेपर चेक करूं, रादर देन कि किसी और को ऐसे एंटरटेन करती रहूं। तो ये बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आ रही हैं दैट मैम यू आर नॉट पिकिंग कॉल्स, but it's not नो possible मैम, for me. सॉरी एक्चुअली आई फॉरगॉट। आई Yeah, एक्सट्रीमली आई एम सॉरी मैम, आई फॉरगॉट मैम। yeah. Okay, anyways, remind me tomorrow, और ये देखो एक बार सारे फॉर्मूलाज आप, चले हम आगे। मैम। यस। यस अनन्या। मैम यू लिस्टेड 5 थिंग्स नो, कि मीनिंग, इंक्रीज डिक्रीज, व्हाई इज इट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यस, इम्पोर्टेंस एंड। कि किस वाले एलिमेंट को अगर मैं चेंज करूं वो रेशियो जो है इम्प्रूव हो सकती है। ओके। ठीक है, तो ये 4 से 5 जो है मेन फैक्टर्स का आप अगर ध्यान रख लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपने इंटरप्रिटेशन में क्या लिखना है। यस मैम। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड, have a look on the non-current asset turnover ratio, एंड इसका क्वेश्चन हम डायरेक्टली पास पेपर में से ही कवर करेंगे।
फॉर्मूला देख लो बस, आगे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, सबका कॉमन बेस पे मैंने बता दी, बट हाँ एक बार आप देखना चाहते हो दैट्स योर विश। डन। अब वो ही मेरी एक कुछ रेशियोज अब हमारे पास और हैं, ये है फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट रिलेटेड रेशियो। मीनिंग सब में हमने वही करना है, मेथड सबका यही है। अब जैसे लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी की रेशियो मेरी वर्किंग कैपिटल रेशियो होती है, करंट रेशियोज होती हैं। तो वही सेम यही कि उस रेशियो का मीनिंग क्या है, अगेन किन फैक्टर्स के कारण वो इम्प्रूव और या फिर वर्सन अप हो सकती है, कैसे मैं उसको बेटर कर सकती हूँ, सो मुझे ये देखना है। एंड अगेन उसके बीच में थोड़ा सा और जजमेंट मैं दे दूंगी, जैसे कि पिछले साल से इस साल में क्या चेंज हुआ। अगेन अगर मेरे पास 2 साल का डेटा होगा तो इम्प्रूव हुई है या कम हुई है, वो तो मुझे पिछले साल के डाटा से कंपैरिजन से पता चलेगा। या मेरे पास इंडस्ट्री का एनालिसिस गिवन है सपोज करो, तो मैं इंडस्ट्री में अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ या नहीं, वो अगेन मुझे उससे पता चल जाएगा। सो वो थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको माइंड अपना यूज करना है, ये आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा अपना माइंड जो है चला के चलना है। अब नेक्स्ट, अब जैसे कि आपके पास क्विक रेशियो है ना। क्विक मैं जस्ट जानना चाहती हूँ, मैंने बेसिक सा फॉर्मूला इसलिए उठाया है ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको कितनी नॉलेज है। कि जैसे आपकी क्विक रेशियो है, क्विक रेशियो का क्या मीनिंग होता है। That how easily we can meet the current obligations, at how quickly can we cash our assets. ठीक है। जिसे हम एंड यस मुस्कान। जिसे हम जितनी जल्दी हो सके कैश कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जी, क्विकली। ठीक है। एंड हम इसमें स्टॉक को क्यों एलिमिनेट करते हैं। बिकॉज मैम Because sometimes stock takes time to get sold out, यस। so that's why it cannot be calculated as a quick asset. यस, तो मैं इसको क्विक रेशियो में इसलिए एक्सक्लूड करती हूँ क्योंकि देखो स्टॉक है, स्टॉक जैसी चीजें जो होती हैं एकदम इमीडिएटली बेस पे रिलायज ना, और अगर हो भी गए तो वैल्यू बहुत ज्यादा कम करके मुझे बेचना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे वो एसेट चाहिए होते हैं एसिड टेस्ट रेशियो में, क्विक रेशियो में, जो कि इमीडिएट बेसिस में जल्दी से जल्दी जो है रियलाइज हो जाए। फाइन। अच्छा, गियरिंग रेशियो का क्या मीनिंग होता है। मैं बीच बीच में ऑरल बेसिस पे आपसे पूछ रही हूँ कि ये ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि आपको मेन मेन रेशियोज का मीनिंग पता है। गियरिंग रेशियो का मीनिंग क्या होता है। यस। मैम द डिग्री ऑफ रिस्क, मतलब जितना हम लोगों ने लाइक कैपिटल एम्प्लॉय किया है उसके ऊपर हम लोग वो इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, वी आर एबल टू पे द डेट विच वी हैव टेकन। हम्म। How sensitive, like how often, yeah, how the degree of sensitivity of the earnings or dividends to the level of profits we have. ठीक है। तो बेसिकली देखो मेरी लाइक ये जो मेरी ये रेशियो है, इससे मुझे क्या पता चलता है कि गियरिंग रेशियो से बेसिकली कि मेरी कंपनी कितनी गियर्ड है, जितनी गियर्ड कंपनी उतना ज्यादा रिस्क, पहली बात। गियर्ड कंपनी से हम क्या करते हैं, हमारी जो गियर्ड कंपनी होती है उसको और लाइक बोरोइंग जो अगर उसको लेनी है वो बोरोइंग कर जो है अपनी जो और पैसे जो उसको लेने हैं वो इन द फॉर्म ऑफ डेट नहीं ले सकता, उसको इक्विटी में लेना पड़ेगा। क्यों। क्योंकि डेट जो होता है हाईली रिस्की होता है, अगर मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है फिर भी उसको जो है वो पे करना पड़ेगा। सो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ मेरी गियरिंग रेशियो का। फाइन। यस मैम। ओके। Yes, ma'am. सो देखो, एक तो आपको ये फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, जैसे कि जितना एक हमने डिस्कशन किया कि उस पर्टिकुलर रेशियो का मीनिंग क्या है, अगेन वो रेशियो कब इंप्रूव या खराब हो सकती है, and किस एलिमेंट से उसको बेटर कर सकते हैं, क्या वो कंपनी जो वो सिनारियो है आपके पास वो क्या एक्शन लेगा जिसके कारण वो रेशियो बेटर हो जाएगा। सो ये हमारा रेशियोज में कुछ बेसिक सी बातें होती हैं जो कि हम सीधा रेशियोज की कैलकुलेशन ही करेंगे। अब आता है हमारा मेन एरिया जो कि सबको थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, बट अगेन अगर आप समझो तो इससे इजी भी कुछ नहीं है। सो वन इज द ग्रुप्स अकाउंट। ग्रुप अकाउंटिंग क्या है, जिसमें पेरेंट एज वेल एज सब्सिडरी कंपनी की अकाउंटिंग की जाती है। अच्छा, तो पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, कौन मुझे बताएगा।
मैम पेरेंट कंपनी जो 50% से भी ज्यादा ओन करती है, एक कंपनी के शेयर जब ओन कर लेती है तब वो दूसरी कंपनी को सब्सिडरी बोला जाता है, एंड दोनों जब साथ में आते हैं तो उनको ग्रुप बोला जाता है। ठीक है। तो देखो ग्रुप अकाउंटिंग होने के लिए मेरे पास क्या चाहिए कि पेरेंट और एक सब्सिडरी मिनिमम चाहिए। और मेरे पास पेरेंट और सब्सिडरी रिलेशनशिप कब आता है? जब मेरे पास कंट्रोल आता है। कंट्रोल एज इन की पेरेंट कंपनी के पास सब्सिडरी कंपनी का कंट्रोल आता है। तो पेरेंट कंपनी के पास सब्सिडरी कंपनी का कंट्रोल कब आएगा? जब मेरी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। उन कंडीशंस का हम एक नाम बोल देते हैं जो कि हमारा एक निमोनिक है, P, E एंड A। P मीन्स पावर ओवर द इन्वेस्टी, दैट मीन्स कि मेरे पास दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर हैं। दूसरा, एक्सपोजर टू राइट ऑफ वेरिएबल रिटर्न, मतलब कि वही लाइक वैसे तो बेसिक कंडीशन तो एक ही है, 50% से ज्यादा शेयर्स, बट यस हम ये साथ में थ्योरी वाइज लिख लेते होते हैं कि इसकी मेरे पास राइट है कि जो आपकी जो रिटर्न है ना, जो रिटर्न एज इन आपकी कंपनी के ऊपर रिटर्न एज इन की डिविडेंड्स, ठीक, वो मेरा हक है, मैंने इन्वेस्ट किया। एंड अगेन ए इज द एबिलिटी टू एक्सरसाइज दोस पावर। अगर मेरे पास शेयर है तो मैं अपनी मर्जी चला सकती हूँ। देखो 50% से ज्यादा किसी कंपनी में शेयर होना मतलब कि उस कंपनी की मेजर शेयर होल्डिंग होना, मतलब कि डिसीजन मेकिंग में मेरा जो है स्टेक होगा। तो ये कंडीशन जो है फुलफिल होनी चाहिए। सो अगर देखो सिंगल एंटिटी कंसेप्ट और दूसरे ग्रुप अकाउंटिंग में क्या इफेक्ट होता है कि देखो सिंगल एंटिटी में मेरा क्या होता है, पी लिमिटेड और एस लिमिटेड दो अलग अलग कंपनीज हैं। बट अगर ग्रुप कंपनी की बात करें तो हमारा कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। और ग्रुप में ना एक और एरिया पे आएगा जो कि हमारा साथ में एसोसिएट आता है, वो हम बाद में करेंगे। यहाँ पर मेरे पास कंट्रोल नहीं होता, पर यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है। अब पेरेंट कंपनी की एक से ज्यादा सब्सिडरीज भी हो सकती हैं, बट एक सब्सिडरी का एक ही पेरेंट होगा। क्यों? क्योंकि 50% से ज्यादा मेरा कोई और लेगा तो वो एक ही पर्सन ले सकता है। सो ये हमारी कुछ बेसिक कंडीशन होती है कंसोलिडेशन की। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट वाला कंसोलिडेशन का चैप्टर, जो कि एक हमारा मेन ही एरिया कंसोलिडेशन का। ठीक, तो ये सब्सिडरी क्या है, पेरेंट क्या है, ये तो हमें पता है। अब मेरे पास क्या दिखाना होता है, ये लाइन बाय लाइन बेसिस पे होता है। किस बेस पे होता है? लाइन बाय लाइन बेसिस। लाइन बाय लाइन बेसिस का मतलब क्या होता है? जब आपके पास इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन होगी ना, एडजस्टमेंट तो चलो और बात है, हम एडजस्टमेंट भी करेंगे। जैसे कि हम जब पेरेंट और सब्सिडरी की ग्रुप अकाउंटिंग बनाते हैं, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो पेरेंट प्लस सब्सिडरी के सिंगल सिंगल एसेट, सिंगल सिंगल लायबिलिटी जो है हम ऐड ऐड करते जाते हैं। और कुछ और चीजें हमारे पास आ जाती हैं जिसके लिए हमें क्या करना होता है, वर्किंग नोट नंबर 1 टू वर्किंग नोट नंबर 5, इनका जो नंबरिंग है आपको लाइन टू लाइन याद करनी है। अगेन लाइक हमारे पास और क्या आता है कि ये जो वर्किंग नोट है, जिसमें से कि एक पहला वर्किंग नोट है, ग्रुप स्ट्रक्चर हम करेंगे वर्किंग नोट्स, मैं आपको अलग से कराऊंगी। दूसरा वर्किंग क्या है, वर्किंग नोट जो कि फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तीसरा हो गया हमारा गुडविल का। चौथा हो गया हमारा एनसीआई का। और पांचवा हो गया मेरा ग्रुप रिटेन अर्निंग का। एनसीआई, जीआरई एंड गुडविल, ये तीन जो है मेरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का भी बाद में पार्ट बन जाते हैं। और गुडविल आती है, जैसे कि आप क्वेश्चन देखोगे ना, आपके पास बाय चांस, ये अभी मैं थोड़ी थोड़ी ना क्वेश्चंस का कुछ कुछ क्रक्स भी बीच में बता रही हूँ, जब हम क्वेश्चन करेंगे इसको अलग से डील करेंगे। तो जैसे ही मेरे पास ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा, सपोज करो आपके पास ऐसी सी कोई वर्डिंग लिखी हुई है, इन्वेस्टमेंट इन एस, यानी कि पी की एस में इन्वेस्टमेंट है, तो जब आप ग्रुप अकाउंटिंग बनाओगे ये हटा दोगे, इसको हटाना होता है। बाय चांस अगर यहाँ पर अकेला इन्वेस्टमेंट होता है तो हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट में कोई और इन्वेस्टमेंट भी है, कोई और है तो वो रखेंगे और एस वाला हिस्सा उसमें से माइनस करके दिखा देंगे। बाकी एनसीआई मेरा कहाँ पे आता है, इक्विटी साइड में। ग्रुप रिटेन अर्निंग इस रिटेन अर्निंग के बदले आ जाता है, मतलब इनके बदले। एंड मेरा ऊपर एसेट में गुडविल आ जाता है। सो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंजेस आता है, बाकी यहाँ पप और ऐसी वाली कुछ एडजस्टमेंट हम करते होते हैं कंसोलिडेशन में, जिसके एडजस्टमेंट के बारे में हम साथ साथ क्वेश्चन में करेंगे। और कंसोलिडेशन के कंसेप्ट में अब एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि एनसीआई क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो एनसीआई क्या होते हैं, मेरे पास आपकी कंपनी के सपोज करो 60% शेयर होल्डिंग है, मतलब मेरे पास क्या है, कंट्रोल है। अब बाकी बचे कुछ एरिया हो गए 40% वाले, इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है। तो जब हम ग्रुप बना रहे हैं, मतलब पूरा बना रहे हैं, तो मैं बैलेंस शीट में कभी ऐसा नहीं दिखा सकती आधा एसेट, मेरे को एसेट तो पूरा ही दिखाना पड़ेगा, बट उस एसेट में 40% की हिस्सेदारी किसकी है, इनकी है। तो इसीलिए इक्विटी साइड में हम अलग से इनको दिखाते हैं।
अब अगेन एनसीआई की कैलकुलेशन करते होते हैं, इसके अलग अलग फॉर्मूलाज, मतलब दो मेथड्स होते हैं, फेयर वैल्यू मेथड और प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट मेथड। तो ये कैसे होता है वो हम मैं अभी इसके बाद वर्किंग नोट्स आपको बनवा देती हूँ। तो उसके बाद हमारा हो गया एनसीआई। एनसीआई का ये आपको, ये तो मैंने बता दिया, प्रोपोर्शन और फेयर वैल्यू दो तरह के हमारे पास मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन के। अच्छा, और गुडविल क्या होती है? बेसिकली जब पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को अक्वायर किया, तो जब अक्वायर किया तो वो सपोज करो आपकी वर्थ है 100, बट मैं आपको 100 के बदले मैं आपको 120 दे रही हूँ, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दे रही हूँ। मैं क्यों दे रही हूँ? क्योंकि आपकी वर्थ ज्यादा है। तो ये हो गया हमारा गुडविल का केस। बट अगर आपकी कंपनी की वर्थ है 100 और मैं आपको दे रही हूँ 70, तो मैं आपको 30 रुपीज कम दे रही हूँ। मैं क्यों दे रही हूँ? उसको हम क्या बोलते हैं? बार्गेन परचेज। और इसको वैसे भी सोचो, अगर फैंसी नेम याद नहीं हो रहा तो इसको वैसे भी फैंसी नेम को अपना नेम हम बना के देखते हैं कि जब कभी हम कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो 100 वाला आइटम अगर परचेज करके आते हैं हम 70 में, तो उसको क्या कहते हैं? बार्गेन करना ना। तो इसलिए इसको भी क्या कहते हैं? बार्गेन परचेज। फाइन। Yes, ma'am. अब मैं आपको पहले एक बार ना सारे वर्किंग नोट्स जो है रिमाइंड कराना चाहूंगी कि क्या क्या वर्किंग नोट्स हैं, सो दैट कि लाइक किसी को वर्किंग नोट में कोई डाउट हो तो हम वर्किंग नोट्स को देख लेंगे। क्योंकि अभी हम थोड़ा थ्योरी ही रिवाइज कर रहे हैं आज का दिन। कल से हम प्रैक्टिकलिटी में आ जाएंगे, प्रॉपर हम पास्ट पेपर को कवर करेंगे जिसमें कंसोलिडेशन अपने आप कवर हो जाएगा। तो देखो, एक तो हो गया हमारा वर्किंग नोट नंबर 1, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप स्ट्रक्चर। इसमें मुझे क्या करना होता है? पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को किस दिन अक्वायर किया, ठीक, डेट ऑफ एक्विजिशन। और जैसे सपोज करो मैंने आपको 80% एक्वायर किया, तो डेट ऑफ एक्विजिशन जो वो डेट है साथ में मैं दिखा दूंगी 80%। सो दिस शुड बी मेरा वर्किंग नोट नंबर 1। फिर उसके बाद आता है मेरा वर्किंग नोट नंबर 2। अभी मैं बिना एडजस्टमेंट्स के बता रही हूँ, वैसे क्वेश्चन में हमारे पास फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स भी आती हैं, तो वो एडजस्टमेंट आती है, हम इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर देते हैं। अब देखो, मेरे पास क्या आ गया? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ एस कंपनी। एस मींस मेरा सब्सिडरी कंपनी। इसको कैसे बनाते हैं? डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ रिपोर्टिंग एंड मेरा पोस्ट का पीरियड। अब कैसे दिखाना है? एक तो मुझे क्या करना है? इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये चेंज नहीं होता, ये डेट ऑफ एक्विजिशन सेम होता है, तो यहाँ आने के पोस्ट में कुछ नहीं आएगा। देन शेयर प्रीमियम, ये भी सेम ही होता है, जैसे शेयर कैपिटल होगा शेयर प्रीमियम उसके साथ ही चलता है। देन फिर रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो ये मेरा एक्विजिशन पे कुछ फिगर होगी, इस पे कुछ होगी, एंड लाइक उसके बेस पे हमारा पोस्ट की फिगर कुछ आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस। अब ऐसे ही हमारे पास रिटेन अर्निंग होता है, इसकी कुछ एंड इसका डिफरेंस कुछ और। देन उसके अलावा मेरे पास और क्या आ सकता है? लाइक फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट, तो वो हम एडजस्टमेंट करते हुए जाते हैं। एंड देन ये मेरा जो है बन गया बैलेंस। अब जो ये वाला बैलेंस होता है, इसको मैं यूज करूंगी, यूज इन वर्किंग नोट नंबर 3, गुडविल की कैलकुलेशन में। और जो ये फिगर है, ये है क्या? डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग का डिफरेंस, ठीक। इसको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी बोलते हैं, जिसको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसको मैं कैसे ट्रीट करती हूँ कि जो भी ये फिगर आई है, इसको डिवाइड करूंगी मैं वर्किंग नोट नंबर 4 में एंड वर्किंग नोट नंबर 5 में। वर्किंग नोट नंबर 4 क्या होता है? मेरा एनसीआई। मैंने आपको सपोज करो 80% एक्वायर किया था, तो ये क्या है? मेरा 20% एरिया एंड 80% एरिया हो गया मेरा ये, जो कि मेरा क्या होगा? ग्रुप रिटेन अर्निंग। फाइन। अब फिर उसके बाद आता है मेरा वर्किंग नोट नंबर 4, और सॉरी 3, सेकेंड हुआ अभी। सो ये क्या है मेरा? गुडविल की कैलकुलेशन का। अब गुडविल क्या है मेरी? ये बैलेंस शीट में जो होती है ये वाली गुडविल। और हमने पीछे ये किया भी था कि इंटेंजिबल वाले एरिया में कि गुडविल मैं सिर्फ और सिर्फ कब दिखाती हूँ? बिजनेस परचेज एक्विजिशन के केस वाली गुडविल। परचेज कंसिडरेशन, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। और हाँ, परचेज कंसिडरेशन के ऊपर भी आपके पास एडजस्टमेंट आ सकती है क्वेश्चन में, जैसे कि कुछ शेयर में आ गया, फिर आपको वो कैलकुलेट करना होगा। अगेन आपके पास डेफर्ड कंसिडरेशन की इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, कुछ कैश और कुछ शेयर भी हो सकता है। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। आपने परचेज कंसिडरेशन मतलब कि आपकी कंपनी को अक्वायर करने के लिए मेरी कंपनी क्या पे कर रही है,
ये देखो परचेज कंसिडरेशन मैंने आपकी कंपनी का 80% एक्वायर किया, तो ये 80% की वैल्यूएशन है। फिर बचे हुए कौन से हैं हमारे एनसीआई, तो मैं एक बार तो पूरी कंपनी की वर्थ निकालनी है, तभी तो कंपनी की गुडविल निकलेगी, है ना, पूरी कंपनी की गुडविल होती है। तो बचे हुए कौन से हो गए मेरे एनसीआई। एनसीआई कौन सा, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये ऑलमोस्ट गिवन ही होती है। ठीक, तो ये मेरी एनसीआई गिवन होगी, ये होगी मेरी टोटल कंपनी की वर्थ। अब ये जो टोटल कंपनी की वर्थ है, इसमें से मैं क्या लेस करूंगी, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। क्या है ये, वर्किंग नोट नंबर 3 का जो मैंने 2 का जो एरिया था, मैंने कहा था ना 3 में आएगा नीचे ऊपर से, ये वही वाला एरिया है। ये इसमें से मैं लेस कर दूंगी। लेस करने के बाद आ जाएगी मेरे पास गुडविल। अब ये गुडविल जो है पॉजिटिव है, अगर ये गुडविल जो है मतलब सच में गुडविल आई है, अगर ये पॉजिटिव है दैट मीन्स वो एसेट है, तो मैं इसको क्या करूंगी, बैलेंस शीट में दिखाऊंगी एज एन एसेट में। अगर ये आ गई मेरी नेगेटिव, ठीक, मतलब मैं कम पैसे पे कर रही हूँ, तो मेरी क्या होगी, पी एंड एल में क्रेडिट कर लूंगी एज इनकम, जो कि मेरा आगे जाके जीआरई में एडजस्टमेंट इसकी होती है। फाइन, अभी तक किसी को कुछ पूछना हो? अब मैम एक्सक्यूज मी, यस, मतलब मैम अगर गुडविल नेगेटिव आती है तो हम लोगों को वो ऐड करनी है ना ग्रुप रिटेंड अर्निंग्स में? यस, यस, तभी ये देखो पी एंड ओके एल मैम। में डाला है ना मैंने, ये देखो क्रेडिट, पी एंड एल में क्रेडिट मतलब इनकम। हाँ हाँ मैम, हाँ, ठीक है, गॉट इट मैम। तो मैंने पी एंड एल से ही बताते हुए चली हूँ, सो दैट कि मे बी कई बार क्या होता है कि हमारे पास ना पी एंड एल और बैलेंस शीट, वैसे आपके लेवल पे इतना नहीं आता कि पी एंड एल और बैलेंस शीट इकट्ठा है, बट स्टिल हमें उसका रूट पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या आ गया मेरा, जीआरई का क्वेश्चन, मतलब जीआरई का वर्किंग नोट, यानी कि ग्रुप रिटेन अर्निंग। ग्रुप की रिटेन अर्निंग मतलब कि पेरेंट प्लस सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग। अब ग्रुप की रिटेन अर्निंग हम क्या देखते हैं बेसिकली कि ग्रुप मैम, की, यस मुस्कान, वर्किंग नोट फॉर ग्रुप रिटेंड अर्निंग का तो नहीं होता जी, सॉरी, एनसीआई का हाँ होता है। 5 है, हाँ 5 है। मैं तो देखो 4 बनाऊं 5 बनाऊं जैसे मर्जी बनाऊं मेरे को याद है। एनीवेज, तो ग्रुप रिटेन अर्निंग, तो ग्रुप रिटेन अर्निंग में मेरे पास क्या होता है कि पेरेंट प्लस सब्सिडरी की जो होती है वो बनती है लाइक रिटेन अर्निंग। अब पेरेंट जो है अपना सारा साल पेरेंट रही है ना, पेरेंट के पास अपने प्रॉफिट तो सारा साल रहे हैं, बट पेरेंट ने हो सकता है सब्सिडरी को मिड ईयर एक्वायर किया हो। अगेन आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे मिड ईयर एक्वाजिशन के, तो मिड ईयर एक्विजिशन में आपका कुछ और ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है, बस हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वहां पर एडजस्टमेंट होती है। क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट जो होती है वो लास्ट डे में बनती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि एसेट आधे, एसेट तो मेरे पूरे रहेंगे, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली वैसे ही एडजस्टमेंट करके चलती होती हूँ। अब जो मेरी सब्सिडरी है, सब्सिडरी के प्रॉफिट, अब सब्सिडरी मेरी क्या है, मेरी पेरेंट प्लस सब्सिडरी, तो इसमें मेरे क्या आएगा, पेरेंट की रिटेन अर्निंग, राइट, उसके बाद मेरी सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग, ठीक है, पेरेंट की रिटेन अर्निंग, सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग। अब इसके अलावा आपको याद होगा मैंने वर्किंग नोट नंबर 2 में कुछ बोला था कि क्या कहते हैं, हमारा जो वर्किंग नोट नंबर 2 है उसका वो पोर्शन जो कि 80% मैं रखूंगी एंड 20% एनसीआई। अच्छा, हमने एनसीआई का भी वर्किंग नोट नहीं बनाया, तो जो ये 80% है पोस्ट वाला, वो भी मैं इसमें एडजस्टमेंट करती होती हूँ, राइट। एंड अगेन अगर जैसे कि यहाँ पर बार्गेन परचेज हो गया, वो भी मैं एडजस्टमेंट करती होती हूँ। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया मेरा ग्रुप रिटेन अर्निंग का। अगेन मेरा एक एनसीआई रह गया Ma'am, फोर्थ। यस, ma'am, can you repeat the working note 5 वर्किंग नोट नंबर 5 वॉज कि मुझे from क्या करना, subsidiary return earning? शुरू से ही बता रही हूँ, ये देखो वर्किंग नोट नंबर 5 में मेरे पास क्या है कि एक तो मेरे पास पेरेंट की प्रॉफिट्स, ठीक है, फिर एक हो गए मेरे सब्सिडरी के प्रॉफिट्स, कौन से, पोस्ट वाले, है ना, उसके बारे में हमारे पास एडजस्टमेंट हो सकती है, जैसे भी है हम उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। कैसे, ये कहाँ से आ रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 से। अगेन उसके अलावा मेरे पास और क्या आ सकता है, ये रिटेन अर्निंग के एडजस्टमेंट, एंड हो सकता है मेरे पास पर्प की एडजस्टमेंट भी हो, वो क्वेश्चन बताएगा।
सो ये कुछ मेरे पास आती हैं इसकी। और हाँ, सब्सिडरी एनसीआई वाला हो गया, सब्सिडरी इन द सेंस कि हमारी एनसीआई। एंड अगेन इम्पेयरमेंट की भी एडजस्टमेंट हो सकती है, एक ये भी हमारे पास हो सकता है। इम्पेयरमेंट हम माइनस करते हैं अगर ऊपर ग्रुप में इम्पेयरमेंट बोला गया। इम्पेयरमेंट मीन्स वैल्यू डिक्लाइन, गुडविल की वैल्यू डिक्लाइन हुई है, तो वो भी हम इसमें एडजस्टमेंट करते हुए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है मेरे पास, एनसीआई। एनसीआई क्या होता है, बचे कुछ शेयर होल्डर्स। तो एनसीआई डेट ऑफ एक्विजिशन प्लस पोस्ट के प्रॉफिट। पोस्ट के प्रॉफिट कौन से हैं, जो कि वर्किंग नोट नंबर 2 का बचा हुआ पोर्शन 20% था। अब एनसीआई में ना इम्पेयरमेंट का एक वो है, टेक है, वो क्या है। एनसीआई में इम्पेयरमेंट को लेके एक एडजस्टमेंट है। देखो ग्रुप में तो आएगा ही आएगा इम्पेयरमेंट, अगर क्वेश्चन में इम्पेयरमेंट है। एनसीआई में कब आएगा, कि जब अगर हम लोग हमारे फेयर वैल्यू एक एक करके। फेयर वैल्यू मेथड जब आएगा तभी ग्रुप रिटेन अर्निंग में से भी एंड इसमें से भी करना पड़ेगा। हाँ देखो, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में तो दोनों ही केस में आता है, बट एनसीआई में कब आता है, अगर मेरे पास जो है फेयर वैल्यू मेथड यूज कर रहे हैं तो। अदरवाइज एनसीआई में इम्पेयरमेंट हम लेस नहीं करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब फेयर वैल्यू मेथड की अगर बात हो ही गई है, तो वो मैम क्या होता है। एक्सक्यूज मी मैम, यस। एक बार थोड़ा रिपीट करेंगे वो पॉइंट। कौन सा पॉइंट। ये लाइक फेयर वैल्यू मेथड जो बोला ना। मैं सारा का सारा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। आई डोंट नो गणेश, आपने कब ज्वाइन किया। मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 होता है ग्रुप सॉरी ग्रुप स्ट्रक्चर का। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या होता है मेरा, हमारा जो है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी, जिसके लिए मैं डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ रिपोर्टिंग एंड पोस्ट का प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करती हूँ। वर्किंग नोट नंबर 3 क्या होता है मेरा, गुडविल का होता है, जिसमें कि मैं वर्किंग नोट नंबर 2 से भी डेटा लेके आती होती हूँ, जिसमें कि मैं परचेज कंसिडरेशन लेती हूँ, मैं एनसीआई की वैल्यूएशन लेती हूँ। दोनों को ऐड करने के बाद मैं वर्किंग नोट नंबर 2 का डेटा लेस करती हूँ। एंड अगेन फिर मेरे पास क्या आता है, मेरी गुडविल की वैल्यूएशन आ जाती है। अब गुडविल जो है पॉजिटिव है तो मैं अपना एसेट दिखाऊंगी, नेगेटिव है तो बार्गेन परचेज है, तो फिर मैं इसका ग्रुप स्ट्रक्चर ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में इसकी एडजस्टमेंट जाती है। अब इन बिटवीन एक्विजिशन के बाद अगर गुडविल में इम्पेयरमेंट हो जाए, तो वो एनसीआई वाले और ग्रुप वालों में डिवाइड हो जाती है। बट एनसीआई में कब डिवाइड होगी, अगर मेरा फेयर वैल्यू मेथड यूज होगा। अगर वो फेयर वैल्यू मेथड यूज नहीं है, किसका, एनसीआई की कैलकुलेशन का। अब एनसीआई की कैलकुलेशन में फेयर वैल्यू मेथड और दूसरा मेथड कौन सा है, नेट एसेट मेथड। अब ये मेथड क्या है, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये, मैं भी देखूं कितना रिवाइज कर रहे हो आप लोग साथ साथ। फेयर वैल्यू मेथड और नेट एसेट मेथड, दो तरह के मेथड होते हैं गुडविल की, सॉरी एनसीआई को कैलकुलेशन करने के। वो दो मेथड क्या है। यस। नेट एसिड मेथड तो ये है जी, कि जो हम डेट ऑफ एक्विजिशन पर हमारे जो टोटल नेट एसिड होते हैं सब्सिडी के जी, तो उसमें से हम जी प्रोपोर्शन ले कितना लेते हैं प्रोपोर्शन जी। है, कितना प्रोपोर्शन है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है, ये वाली वैल्यू मैंने अगर आपको 80% एक्वायर किया है तो सब्सिडरी रहेगी 20%, इसका 20%। और फेयर वैल्यूएशन मेथड क्या होता है, ये हो जो हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल हैं जी, उसमें से उसका पार्ट लेना जी एनसीए का जी। वो कैसे लेते हैं, बेसिकली हमारी नहीं, हमारे जिस दिन हमने आपको अक्वायर किया उस और दिन सब्सिडरी के कंपनी के शेयर्स की वैल्यू क्या चल रही है उसके वैल्यू। बेस में ठीक है। और वो एक्विजिशन के डेट पे शेयर की वैल्यूएशन जो है गिवन होती है। फाइन। तो अगर अगेन गणेश आपके पॉइंट पे हम आ गए, मैंने पीछे से जान करके कराया ताकि वो लिंक हो जाए कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरा वर्किंग नोट नंबर लाइक ये गुडविल की इसके बेस पे डिवीजन होगी। अब मेरा नेक्स्ट वर्किंग नोट क्या था, वर्किंग नोट नंबर 4 एनसीआई का। एनसीआई में वो कब इम्पेयरमेंट लेस होगा, अगर मेरा सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यूएशन मेथड चल रहा है। तो एनसीआई की कैलकुलेशन हम करते कैसे हैं, ओपनिंग एनसीआई दैट इज डेट ऑफ एक्विजिशन की एनसीआई
प्लस पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट, मतलब कि एक्वायर करने के बाद के प्रॉफिट, लेस मेरे पास क्या आ गया, इम्पेयरमेंट, अगर मेरा फेयर वैल्यूएशन मेथड जो है यूज किया गया है। फिर उसके बाद मेरे पास कौन सा आता है, ग्रुप रिटेन अर्निंग का पैराग्राफ, ग्रुप वर्किंग नोट। तो ग्रुप रिटेन अर्निंग में कैसे कैलकुलेट करती हूँ, पेरेंट की रिटेन अर्निंग प्लस सब्सिडरी की पोस्ट एक्विजिशन की रिटेन अर्निंग, मतलब कि जब से मैंने आपको अक्वायर किया उसके बाद की रिटेन अर्निंग आपकी। रीजन बीइंग, अगर मैंने आपको 6 मंथ्स अपने साथ रखा है तो आपका प्रॉफिट जो है, जो भी आपका प्रॉफिट है वो 6 मंथ्स बेस पे मैं कैलकुलेट करूंगी। और वो कैसे कैलकुलेट करती हूँ, आपकी मेरे पास प्रॉफिटेबिलिटी की इंफॉर्मेशन गिवन होती है, मैं उसके बेस पे कैलकुलेट करती हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे पास अगर मैंने आपको पूरा साल अपने साथ रखा ही नहीं है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का मैं कैसे पार्ट मांग सकती हूँ, जब आपकी, जब मैंने मेहनत ही नहीं की। सपोज करो एक पार्टनरशिप की बात है ना। तो अगर एक पार्टनरशिप कंपनी है, फर्म है, तो अगर कोई तीसरा पार्टनर बाद में पार्टनरशिप को ज्वाइन कर रहा है, दो पार्टनर पहले हैं, तो अगर वो बाद में ज्वाइन कर रहा है और वो पहले के प्रॉफिट्स में हिस्सा मांगेगा, तो दो पहले वाले दो पार्टनर कहेंगे नहीं कि तुम तो पहले थे ही नहीं, तुम प्रॉफिट लेने कहाँ से आ गए। तो ये भी बस वही कंसेप्ट है कि बस आप जो है जब आप आए हो उसके बाद की प्रॉफिट का आप हिस्सा मांग सकते हो, उससे पहले आप प्रॉफिटेबिलिटी में अपना जो है स्टेक नहीं मांग सकते। तो इसीलिए हम पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट लेते हैं। एंड देन उसके बाद फिर क्या करते हैं, कोई पर्प की एडजस्टमेंट है, दैट इज अनरियलाइज प्रॉफिट की कोई एडजस्टमेंट है, हम वो एडजस्टमेंट करते हैं। एंड फिर उसके बाद यही इम्पेयरमेंट दोनों केस में है, हम एडजस्टमेंट इसमें कर लेते हैं ग्रुप रिटेन अर्निंग के पैराग्राफ में। फाइन। वैसे रिवाइज किया नहीं हुआ, मुझे लग गया पता। अभी हो गए हमारे ये वर्किंग नोट्स, मतलब अभी जस्ट आपको हल्का सा मैंने वर्किंग नोट बताना था कि लाइक कैसे होगा। अब अच्छा, एक ना पब की अगर बात चल ही रही है जिसको हम अनरियलाइज प्रॉफिट बोलते हैं, तो मैं आपसे एक, मेरा एक क्वेश्चन है कि अनरियलाइज प्रॉफिट मैं किस पे निकालती हूँ, कौन से किस पे निकालती हूँ। जो गुड्स अनसोल्ड पड़े हैं अनसोल्ड। उस पे। यस, Unsold, unutilized. जो अनसोल्ड है बेसिकली, वो क्यों होता है, देखो जब वो बाद में बिके ही नहीं तो वो रियलाइज ही नहीं हुए, अगर रियलाइज ही नहीं हुए तो वो फिर उस प्रॉफिट को मैं, अपने उस स्टॉक को मैं अपना ओवरस्टेट करके अपने ग्रुप में क्यों दिखाऊं, मुझे तो अपने ग्रुप में कॉस्ट पे दिखानी है, तो वो ग्रुप में ओवरस्टेट होके दिखा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। अगेन आप एक बार वर्किंग नोट्स हमारे पास यहाँ पर हैं, तो आप एक बार वर्किंग नोट्स को देखो ध्यान से। दिस वाज मेरा वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 5। डन। हाँ जी, बाकी सब। Yes, ma'am, done. यस मैम। यस मैम। अच्छा, एक वैसे हम क्वेश्चन तो करेंगे। मुझे ये बताओ कि कैश इन ट्रांजिट एक हमारे पास एक एडजस्टमेंट होती है, तो उस एडजस्टमेंट का हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। कैश इन ट्रांजिट एक मेरे पास एडजस्टमेंट होती है जिसको हम इंटर ग्रुप इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन बैलेंस भी बोलते हैं। मैम सो दैट विल बी एडेड इन कैश, एंड मतलब बिकॉज हमारा कैश आने वाला है तो कैश बढ़ेगा, एंड हम लोग को रिसीवेबल में से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा बिकॉज अभी रिसीवेबल उतने कम होते जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या इसके पीछे लॉजिक मानते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि वो कैश मेरे पास आ चुका है, तो इसीलिए कैश में ऐड कर दो। ठीक है, एक ने भेज दिया यस दूसरे के मैम। पास पहुंचा नहीं, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो आ चुका है, उसके बेस पे हम इसकी एडजस्टमेंट जो है करके यस चलते मैम, गॉट इट मैम। हैं। रिसीवेबल में से हटा दो, कैश में डाल दो, देखो एसेट साइड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर दूसरे का पेबल के साथ हमारा मैच हो जाएगा। अच्छा, एक बार ना ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स आप देखो, क्योंकि हम करेंगे तो क्वेश्चंस में ही ऐसे आपको देख के, लाइक थ्योरी में ऐसे आपको लाइक नहीं पता चलेगा।
बट फिर भी आप एक बार ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का एक नोट देखो। मैम, यस। ये जो हमारे फेयर वैल्यू है जी, जो हम हमारे एसेट की करते हैं जी, ये तो हमारा की इंक्रीज हुआ है। लेकिन जब हमारा डिक्रीज होता है जी, तो उसमें अपोजिट करते हैं ना जी हम, कि उसमें क्या करते हैं जी, एक बार आप बताओगे, थोड़ा सा डाउट है एसिड जी की सर। वैल्यू क्या आप कह रहे हो इंक्रीज हुई है? एसिड की वैल्यू ना इंक्रीज की एडजस्टमेंट्स आएंगी आपके पास, डिक्रीज की नहीं आएंगी, क्योंकि एसिड हम ये मान के चल रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगा ही। नहीं, ठीक है। अगर बाई चांस अगर मतलब आएगा डिक्लाइन ही हुई नहीं। लेवल, तो आएगा ही आएगा नहीं ही नहीं। मतलब, बस। आएगा ही नहीं, कभी एसबीआर लेवल तक भी नहीं आया। ओके, ठीक बस है, वैसे बाई ही चांस डाउट अगर रह आ गया। गया तो आपको देखो ऐसा एसिड नहीं आएगा, फिर आपको डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट ही नहीं आएगी, फिर उसमें डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं होगा। ओनली हम वैल्यू डिक्लाइन कर देंगे, मतलब डिक्लाइन माइनस कर करके देंगे आप दोनों ऑपोजिट साइड। दिखा दो। हाँ जी। यस। ओके मैम। देख लो यस इसको। मैम। डन। तो ये Yes, दोनों का ma'am. सेम क्यों है? क्योंकि इसका ये ना एक्चुअली हमने जो क्लास में फॉर्मेट किया हुआ है ना, डेट ऑफ एक्विजिशन डेट ऑफ रिपोर्टिंग इधर है। तो इसको देख, लाइक ये डेट ऑफ रिपोर्टिंग है, तो इसको देख के आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि इधर डेप्रिसिएशन है, हमारे वाले में तो हम यहाँ पर लिखते थे। सो इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना। और ये क्या है, मेरी बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, ये उसका इफेक्ट है कि पेरेंट्स का पूरा, सब्सिडरी का पूरा, और जो वैल्यू बढ़ गई इस टाइम पीरियड में वो लेस ये मेरा डेप्रिसिएशन इस वाले टाइम पीरियड का। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ साथ साथ क्विज भी जानना चाहूंगी, उसके बेस पे मैं कराऊंगी। तो मुझे ये बताओ दैट ये एक हमारे पास ना लाइक कंसीडरेशन, जब परचेज कंसीडरेशन करते हैं तो हमारे पास, अभी मैंने आपको बताया कि दो तीन एलिमेंट्स और आ सकते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या है, शेयर एक्सचेंज का। दूसरा एलिमेंट क्या है हमारा, डेफर्ड कंसीडरेशन का। तीसरा है कॉन्टीजेंट का। तो मुझे ये तीनों एलिमेंट्स बताओ कि ये क्या क्या होते हैं। मैम शेयर एक्सचेंज इन द सेंस हम लोग के पैसे भरने की बजाय हम लोग हमारी कंपनी के शेयर देते हैं सब्सिडरी वालों को। तो मैम उसका कैसा होगा कि हम लोगों को गुडविल के इसमें ऐड करना पड़ेगा, एंड जब हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनाएंगे तब उसमें भी हम लोग को शेयर कैपिटल में भी पेरेंट्स के इसमें साथ साथ ऐड करना पड़ सकता है, पड़ेगा शेयर का। ओके। एंड क्या कहते हैं डेफर्ड कंसीडरेशन? कि हम इन फ्यूचर जो वैल्यू पे करेंगे जी, आफ्टर 4 या 5 ईयर के बाद, तो उस पे हम जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी लगाते हैं जी, और उस साथ में हम डिस्काउंटिंग उसकी बोलते हैं प्रेजेंट, उसको। यस, प्रेजेंट वैल्यू पर हम उसे शो करेंगे जी, जो ठीक है। हमें बताई होगी जी। ठीक है। एंड कॉन्टीजेंट कंसीडरेशन? वो मैम नॉन करंट लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा, एंड ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जितना कि उसका। व्हाट, क्या पूछा मैम आपने? कितना एक मैं ग्रुप रिटेन अर्निंग में से लेस करूंगी? जितना प्रपोर्शन होएगा जी, ठीक है। उतना। ठीक है। अच्छा, अब जो मेरा ये है शेयर एक्सचेंज है, आ, अच्छा, कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन के लिए क्या मुझे फेयर वैल्यू कुछ कैलकुलेट करनी पड़ती है? आपने इतने सारे क्वेश्चन किए होंगे, तो यस मैम। कॉन्टीजेंट
उसकी हमें गिवन होती है, कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन की गिवन होती है, वैसे हाँ मतलब मुझे लेना फेयर वैल्यूएशन पे ही है। अच्छा, और मेरा जो डेफर्ड कंसिडरेशन है, यानी कि वो ऑब्वियसली वो मेरा फ्यूचर वाला, तो उसके लिए मेरी क्या एंट्री होगी? एक तो यही हो जाएगी जी कि जो हम गुडविल में लेते हैं जी, जो उसका जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो इंटरेस्ट लगाते हैं वो रिटेन्ड अर्निंग में से हम माइनस करते हैं जी। फाइनेंस कॉस्ट टू। रिटेन्ड अर्निंग में से। deferred consideration। यस। हाँ जी, ये इसकी वैल्यू इस पे निकाल के जी कितना इंटरेस्ट हम डेबिट डेफर्ड पे फाइनेंस पे को, जो कर। कि एक्चुअली मैं पीएनएल में आपने रिटेन अर्निंग में से माइनस कहा बोला, इसको बोलने का तरीका वो है, आपने, मैं समझ गई आप क्या बोलना चाह रहे हो कि माइनस हो गया। वो माइनस कैसे होगा, क्योंकि रिटेन अर्निंग क्या है, प्रॉफिट्स का बचा कुछ हिस्सा, और प्रॉफिट जो है मेरे, अगर मैं एक्सपेंस डेबिट कर दूंगी तो मेरे प्रॉफिट कम हो जाएंगे। ठीक है, तो डेबिट यस। फाइनेंस कॉस्ट, क्रेडिट डेफर्ड कंसिडरेशन लायबिलिटी, तो वो वहां पर एडजस्टमेंट होगी। अच्छा, अगर मेरा पेरेंट कंपनी का और सब्सिडरी कंपनी का ईयर एंड अलग अलग हो सकता है? यस मैम। फिर क्या करना होता है? पॉसिबल है कि अगर हम मैच कर सकते हैं तो करें, लेकिन अगर डिफरेंस है तो मिनिमम हम 3 मंथ्स का मतलब 3 मंथ का ही ले सकते हैं। मैक्सिमम थ्री मैक्सिमम। मंथ्स का ले सकते हैं। यस। तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं पी एंड एल वाले ग्रुप स्ट्रक्चर की। तो पी एंड एल का ग्रुप स्ट्रक्चर क्या होगा, मेरा पेरेंट सब्सिडरी, पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का पी एंड एल अकाउंट बनाना, राइट? तो पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का पी एंड एल जब हम बनाते हैं तो अगेन होगा तो ये भी लाइन बाय लाइन बेसिस पे, है ना? अब इसमें मुझे क्या करना है, कौन बताएगा? एक, अगर ये बाय चांस मिड ईयर है, मुझे पता है मैं बीच में से एक पॉइंट पिक कर रही हूँ, अभी स्टार्टिंग नहीं बताई मैंने, बट स्टिल वो पॉइंट आई डोंट थिंक सो कि इतना ज्यादा टफ है। ये हम अपने जो सिंगल सिंगल एंटिटी है, सिंगल सिंगल जो जैसे रिवेन्यू या कॉस्ट ऑफ सेल, उसको जी प्रोपोर्शन वाइज ही ले लेंगे जी, कितने मंथ से हमने लिया है, जैसे 7 मंथ ठीक है। लिए तो 7/12 कर देंगे जी उसकी ठीक है, तो मैं क्या वैल्यू को। करूंगी, पेरेंट कंपनी का फुल, और सब्सिडरी कंपनी का अगर मैंने आपको 7 मंथ्स अपने साथ रखा है तो 7/12, रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ सेल ये सब कुछ। ठीक। अच्छा, प्रीवियस चैप्टर में से ना मैं एक लाइक एक जो अपना प्रीवियस का तो हो गया कि हमारा ये, अब इसमें से ना मुझे एक और पॉइंट पूछना है कि हमारा एनसीआई, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हमारा जब पीएनएल बनेगा, मैं अभी एडजस्टमेंट नहीं है, मैं नॉर्मल पॉइंट पूछ रही हूँ, अगर जब मेरा पीएनएल बनेगा तो मेरा ऑब्वियसली बीच में एनसीआई भी है, तो मैं एनसीआई का ट्रीटमेंट में यहाँ पर कैसे देती हूँ? कि मैं वो उसकी पीएनएल में से, वैल्यू का। यस यस, एक सेकेंड गणेश, यस टेल मी। या पीएनएल का जो आई मीन जो प्रॉफिट जो मिलता है उसको इट विल बी डिवाइडेड बिटवीन। कैसे, ये मेरा प्रॉफिट है 1000। बेस्ड ऑन एनसीआई शेयर। कैसे? जैसे मैम यहाँ पर जी हमारा 400 प्रॉफिट है जी हमारी सब्सिडी का जी, तो इसमें से हम प्रोपोर्शन ले लेंगे जी, और नीचे प्रॉफिट के नीचे लिख देंगे कि 400 में से 100 हमारा एनसीए का और 300 हमारा जी पेरेंट्स कंपनी का है जी। ठीक है, तो जैसे ये है, मैंने अगर आपका सपोज करो 200%, 20% एक्वायर किया है, तो 400 × 20%, ठीक, जो भी आएगा, जैसे कि सपोज करो 80 आ गया, है ना? तो ये मेरा 80 आ गया, ये बाकी बचा कुछ हो गया मेरा ग्रुप का बैलेंसिंग फिगर, तो ये 320 उसमें डिवाइड, मतलब जो मेरा मतलब वो जैसे 80 है, ये 80 मैंने एनसीआई का ले लिया,
एंड ये 100,000 माइनस 80, बाकी बचा कुचा जो है मेरा, दैट विल बिलोंग टू मेरा ग्रुप 920। ओके, ये मेरा ग्रुप, ये मेरा एनसीआई, मैं दोनों का टोटल बैठ गया वो, एंड ऐसे करके दिखाती हूँ। फाइन, ये बेसिक पॉइंट्स पता चले अभी। अब मैं यस मैम इसका प्लीज। इसका भी एक दो कुछ बेसिक बेसिक कुछ बातें बताना चाहूंगी। वो क्या है बातें, जैसे कि अगर मेरा आ गया एनसीआई का एरिया, कि अगर आपको एनसीआई को कैलकुलेट करनी है, एनसीआई का वर्किंग नोट कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप एनसीआई से कैलकुलेट करोगे। ये अभी एनसीआई से स्टार्ट करें, इसमें थोड़ा इम्पेयरमेंट का एडजस्टमेंट मैं देना चाहती हूँ। तो कैसे, सब्सिडरी का पैट लेस फेयर वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन, ठीक है, ये क्या है। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है, पब, कब आएगा मुझे ये बताओ पहले तो। जब सब्सिडरी सेलर होगी जी। ठीक है, अच्छा, चलो अब आज मुस्कान हाथ लगी ही है, तो फिर मुस्कान से मैं और भी पूछ लेती हूँ कि और क्या एडजस्टमेंट आती है इसमें। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल जी। ठीक है, और इम्पेयरमेंट कब, जब फेयर वैल्यू पर। फेयर वैल्यू मेथड, तो ये लेस होगा, पर्प मेरा लेस होगा, फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन लेस होगा। ठीक, अब ये क्या आ गया, मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, किसका, सब्सिडरी का। ठीक, अब इस एडजस्टेड प्रॉफिट में मैं क्या करूंगी, अगर मैंने आपको 20% एक्वायर किया तो 20% कैलकुलेट करूंगी। फाइन, ओके हुआ। हाँ जी, मैम अपने सबसे पहला पॉइंट कौन सा लिखा है वो एनसीआई के मैं नीचे? मैं बता देती हूँ। देखो, एक तो मेरे पास क्या है, सब्सिडरी का प्रॉफिट, राइट, देन उसके बाद लेस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, राइट, देन उसके बाद पब, कब, अगर एस इज सेल, देन इम्पेयरमेंट कब, अगर मैं कौन सा मेथड कर रही हूँ, फेयर वैल्यू मेथड यूज कर रही हूँ। एडजस्टेड प्रॉफिट, अब ये एडजस्टेड प्रॉफिट में सपोज मैंने आपको 30% एक्वायर किया, तो इसका 30%। फाइन, अब ओके यस है। मैम, मैम, यस मैम। अब अगेन इसमें मेरे पास एक और ट्रांजैक्शन आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग। तो इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग में क्या आता है, अगर मेरे पास पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी आपस में सेल परचेज कर रहे हैं, वहां पर भी था, ठीक है, वहां पर रिसीवेबल और पेबल में एडजस्टमेंट होती है, यहाँ पर कहाँ पर होती है, रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स में। अगर मेरे पास ऐसा होगा इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग में, कुछ कुछ जो आपके एडजस्टमेंट है ना, उन्हीं के पॉइंट्स बता रही हूँ, सम हम कल कर लेंगे, तो आपको एडजस्टमेंट्स पता चल जाएंगी, तो कल जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको एडजस्टमेंट का आइडिया हो जाएगा। सो पी का रेवेन्यू प्लस एस का रेवेन्यू, ठीक, लेस मेरी इंट्रा ग्रुप, राइट, ऐसे ये तो होगी मेरी सेल की बात। अगर मेरा आता है कॉस्ट ऑफ सेल, यहाँ पर मेरे पास कुछ और भी आ जाता है, पी का रेवेन्यू प्लस एस का रेवेन्यू लेस मेरी इंट्रा ग्रुप, और पब का क्या करूंगी, प्लस। प्लस। ऐड। ठीक है, अच्छा, एक तो ये आ गया। अगर बाय चांस क्योंकि मैंने आपकी कंपनी को अक्वायर किया है, तो आपकी कंपनी डिविडेंड भी दे रही होगी, फिर अगर डिविडेंड हो रहा होगा तो क्या करेंगे, अगर मैम वो सब्सिडरी, एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना?
किस में से? इन्वेस्टमेंट इनकम में से। इन्वेस्टमेंट इनकम। ये की पॉइंटर्स ना आप मतलब कहीं पे लिख के अपने लिए नोट्स भी बना सकते हो। डिडक्ट डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट इनकम, लाइक डिडक्ट डिविडेंड। ठीक है। कब? इफ एस pays dividend to parent company. फाइन। अच्छा, अह, और अब नोट्स में देख लेते हैं कोई कोई ऐसी रह गई हो, बिकॉज ऐसे मुझे भी याद नहीं रहता कि क्या बताना रह गया। अब एक बार आप, यस, ये आपका कंसोलिडेटेड P&L देख लो कैसा होगा। जब आप एडजस्टमेंट कर दोगे तो ये ग्रुप का बन जाएगा। अब सॉरी, तो एडजस्टमेंट आपकी कहाँ पर हो रही है? ये आपको जो मैंने अभी लाइक ये एडजस्टमेंट जो ये आपको दिख रही है ना, ये हमारी एडजस्टमेंट है। अगर यहाँ पर एडजस्टमेंट है, यहाँ पर एडजस्टमेंट है। ठीक है। डेप्रिसिएशन अगर ऑब्वियसली हमारा अगर कहीं एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है वहां पर किया था एसेट में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हम लेस करेंगे अगर मेरा डेप्रिसिएशन को हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में कंसीडर कर रहे हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट दोनों बेस से कंसीडर करके चलते हैं कि बैलेंस शीट की आइटम है तो कहाँ पर ट्रीटमेंट होगा, P&L की आइटम है कहाँ पर ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट तो ड्यूअल ट्रीटमेंट होता है। बस ये होता है कि बैलेंस शीट में ज्यादा आइटम्स आ जाती हैं तो इसलिए ट्रीटमेंट ज्यादा हो जाता है। तो एक इन्वेस्टमेंट इनकम इसकी बात कर रही थी मैं, लेस डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी, इसकी बात कर रही थी। और अगेन, अगर एसोसिएट, एसोसिएट का भी अलग से वैसे चैप्टर आएगा, बट मैं आपको ये बता देती हूँ एसोसिएट कौन सी कंपनी होती है जिसके पास मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। तो एसोसिएट कंपनी के केस में मैं P+S+A नहीं करती, पहली बात। दूसरा, ये एसोसिएट अब बीच में यहाँ पर फॉर्मेट में आ गया तो इसलिए मुझे हल्का सा इसके बारे में बताना पड़ रहा है कि एसोसिएट के केस में मैं क्या करती हूँ, ये P+S+A नहीं करती, और एसोसिएट बनने के लिए मेरे पास पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप होना चाहिए। अब एसोसिएट का जो मेरा कंसोलिडेटेड P&L होता है अगर आ जाए, तो एसोसिएट का भी ये जो ये वो होता है ना प्रॉफिट होता है, वो मैं इन्वेस्टमेंट इनकम में दिखा के अलग से, क्योंकि उसके नीचे एसोसिएट का प्रॉफिट है, मैंने वहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है ना। एसोसिएट कंपनी क्या है कि एक ऐसी कंपनी जिसमें मेरा 20 से 50% के बीच का स्टेक है, तो मतलब मैंने वहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसका प्रॉफिट कैसे कि पी के पास परसेंटेज, जैसे मैंने आपको 30% एक्वायर किया तो 30% ऑफ एसोसिएट का प्रॉफिट, और बाई चांस अगर इम्पेयरमेंट हुई है तो लेस करके दिखा दो। गॉट इट। हाँ जी गाइस, कोई और एडजस्टमेंट कुछ और पूछना हो? मैम गुडविल इम्पेयरमेंट है तो? गुडविल इम्पेयरमेंट वही है जो हमारा पहले वहीं पे किया, सेम वही है कि गुडविल की वैल्यू डिक्लाइन हो गई। ओके। जो कॉमन वर्ड्स हैं वो वही हैं, और वो क्वेश्चन हमें हो सकता है बता के जाएगा कि यस की गुडविल इम्पेयर हुई है। मैम, यस। अगर मैम एसोसिएट की अगर इन्वेस्टमेंट अगर इम्पेयर्ड हुई है, तो मैम उसको तो हम लोग इनकम फ्रॉम एसोसिएट उसको तो वो वर्किंग नोट करते वक्त सब्ट्रैक्ट करेंगे ही। हाँ, बट मैम उसका उसको वर्किंग अलग से बनाएंगे। एंड उसको मैम कॉस्ट ऑफ सेल्स में उसको भी मतलब सब्सिडरी का जब होता है जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स में दिखाता है ना, वैसे इसका भी करना पड़ेगा क्या? नहीं, उसका उसमें खाली सब्सिडरी कि का ही रहेगा एसोसिएट, ना? हाँ क्योंकि एसोसिएट हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं है ना। जब वो मेरे ग्रुप का पार्ट नहीं है तो मैं ग्रुप की एडजस्टमेंट में क्यों दिखाऊंगी? यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इनकम में क्यों दिखाया? क्योंकि मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट हिल रही है। गॉट इट मैम। चलो आगे। अब अगेन मतलब क्योंकि हमने बिकॉज ये अगर आप अकेले ये नोट्स भी पढ़ लोगे ना लास्ट के 15 डेज में,
तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हमने सारे कंसेप्ट कवर करके रखे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं सिर्फ नोट्स पढ़ लो, इसका मतलब ये है कि आप रिवीजन पर्पस के लिए सिर्फ नोट्स पढ़ लो। एक बार आपको कैपलान जरूर करनी है, या जो भी आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप स्टडी हब फॉलो कर रहे हो वो। एंड साथ साथ आपका अब लास्ट के 15-20 डेज रह गए। बाय एनी चांस इफ समवन इज लाइक फेसिंग द इशू कि मुझे समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं, मैं 5 मिनट बीच में एक स्टॉप दे रही हूँ, कि एकदम वैसे भी आपके दिमाग में ये प्रेशर जाएगा, तो आपको क्या करना है, ट्राई टू ग्रैब योर इजी मार्क्स फर्स्ट। तो इजी मार्क्स करने का ऑप्शन क्या है, सेक्शन ए एंड बी। उसके लिए आप क्या करो, कैपलान, बीपीपी, स्टडी हब, जो भी आपको लगता है, बट एटलीस्ट दो रिसोर्स आप करो इनमें से। कैपलान और बीपीपी कंबाइन उठाने हैं वो उठा लो। एंड इन दोनों के क्वेश्चंस आप बहुत, अगर आपको लगता है यू आर नॉट वर्किंग, देन देन गो हेड विद लाइक प्रैक्टिसिंग ऑल द क्वेश्चंस। बट अगर आपको लगता है कि इफ यू आर वर्किंग है ना, आप सारे क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चंस की लाइक जो भी आपका दो पीडीएफ इकट्ठे ओपन कर लो स्क्रीन करके। पहले क्वेश्चन पढ़ा, उसका माइंड में अच्छा सोचा इसका अच्छा सा ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट होगा, फिर उसके बाद आंसर साथ साथ देखा, एंड अगर वो ट्रीटमेंट सेम नहीं है फिर उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश की। अदरवाइज ऐसे करके ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज से अपने करते रहो, कुछ कुछ की चैप्टर्स के कुछ कुछ की क्वेश्चंस जो है वो खुद से ट्राई करते रहो, ताकि आपका ऑब्वियसली खुद प्रैक्टिस करने की भी आदत रहे। देन उसके बाद आपको क्या करना है, सेक्शन ए हो गया, डी हो गया, तो आपको ये हो जाएगा कि हाँ मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का बेस जो है देख लिया है। फिर आपके पास आ गए लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन है, आप पूरा पूरा चैप्टर करोगे डिफिकल्टी होगी। फिर हमारे मॉक तो होंगे, उसके अलावा आपके पास एसीसी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म भी है, वहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक तो आपकी एक्सेल की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक, स्क्रीन की प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड आपके पास ना पर डे का एक एक पेपर उठाते जाओ, ठीक है, या अल्टरनेट डेज पे एक एक पेपर उठाते जाओ। वो अल्टरनेट डेज पे एक एक क्वेश्चन पेपर करते रहोगे, एक तो मल्टीपल सब्जेक्ट एरिया के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, फास्ट ट्रैक रिवीजन आपकी हो ही गई है, आज टॉपिक एरिया कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या होगा कि आप हर एक टॉपिक एरिया के आपकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन जो है हो जाएंगे, कि कुछ बैलेंस शीट वाला कंसोलिडेशन, कुछ पीएनएल वाला, कुछ इंटरप्रिटेशन, सो आपके मल्टीपल एरियाज इकट्ठे कवर हो जाएंगे। फाइन। यस मैम। तो इससे आपका टाइम सेव होगा, क्योंकि अब लास्ट मिनट में क्या होती है हमारी अप्रोच, क्या होती है एग्जामिनेशन अप्रोच, हम नहीं इतना हो जा सकते। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि लास्ट के 15 से 20 दिन पहले आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, जिससे कि आपका टाइम कम वेस्ट हो, स्मार्ट वर्क हमें करना है। एंड हर सब्जेक्ट के की एरियाज एक एक बार थ्योरी में, मतलब फटाफट वाले लास्ट के 15 दिनों में 2 बार आपको देखना जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारा बेस है। बेस ही अगर आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो 2 दिन लो, जैसे ये 2 दिनों में आपने रिवाइज कर लिया, 1 वीक के बाद एक दिन लो, थोड़ा सा फटाफट ब्रश अप किया कंसेप्ट, ये कंसेप्ट हैं, 2 घंटे लगेंगे अगर खुद से फटाफट करोगे, या 3 घंटे लगेंगे। फिर उसके 15 मतलब उसके हफ्ते बाद पेपर से लाइक 3 से 4 दिन पहले फिर से अपने कंसेप्ट ब्रश अप करो। एंड जो जो वर्किंग है प्लीज 3 दिन पहले एटलीस्ट अपनी ऑफ ले लेना, अदरवाइज आपको फिर प्रॉब्लम होने वाली है। आई नो दैट इट कुड बी डिफिकल्ट जॉब से ऑफ लेना 3-4 दिन की ऐसे, बट आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, मनी स्पेंड कर रहे हो, तो ऐसा करना पड़ेगा। हम फैमिली वेडिंग्स के लिए भी छुट्टियां लेते ही हैं। तो अगेन मिड ईयर एक्विजिशन के हम वैसे बेसिक पॉइंट्स हम कर चुके हैं। तो आपको कुछ एडजस्टमेंट मैं वैसे बताना चाहूंगी, दैट इज इंटर ग्रुप ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन होती है, जैसे कि सेल्स, लोन, इंटरेस्ट, ये मैनेजमेंट चार्जेस, तो इनको मैं अपने एक्सपेंसेस में से और इनकम में से दोनों में से हटा के चलूंगी। एंड अगर कोई अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट है, पर्प की एडजस्टमेंट बेसिकली मैं वो करके चलूंगी। पर्प क्या है, एडजस्टमेंट ऑन गुड्स अनसोल्ड एट द ईयर एंड by increasing the company की increasing the seized companies as in the seller column. Any additional annual depreciation on the fair value increase of S net asset is adjustment from S column. तो हम ये एडजस्टमेंट करके हुए जाते हैं पब की, और ये हम अभी ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। अब एक हमारे पास आता है डिस्पोजल का एरिया कंसोलिडेशन में। डिस्पोजल का एरिया कौन सा होता है, जब पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को डिस्पोज ऑफ कर रही है। तो एक तो डिस्पोजल में हमारे पास एक एडजस्टमेंट क्या आती है हमारी, जो आईएफआरएस 5 का क्राइटेरिया मेट हो जाए। तो कल आपने आईएफआरएस क्राइटेरिया जो है देख लिया, देन उसके केस में मैं एक सिंगल बनाती हूँ एंड उसके नीचे अलग से वो दिखा देती हूँ। दूसरा क्या है, कब अगर बाय चांस मेरे पास एक और सब्सिडरी बच गई है, ऐसा होता है ना कि मेरे पास सपोज करो 2 या 3 सब्सिडरी थी, तो एक एक चली गई, एक रह गई है ना,
तो वो उस वाले केस में मैं क्या करूंगी, जो चली गई उसको हटा दूंगी, जो रह गई उसका नॉर्मल दिखाते रहेंगे, और जो चली गई उसका प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट्स में करती हुई जाऊंगी. So group structure can change if parent company sells the share in the entity subsidiary company. At the level only full disposal subsidiary is examinable. आज की डेट में full disposable है. Full disposable as in कि मतलब कि ये नहीं कि आपकी कंपनी का सिर्फ 20% मैंने दिया, 30% रख लिया. अभी आपको इतना टफ वाला ऐसा नहीं आता है. लाइक वो हमारा एसबीआई लेवल का है. So whereby the parent has control and the following the disposal of share no longer owns the further share. तो मतलब यही वाला हमारे पास क्वेश्चन जो है आज की डेट में टेस्ट होता है. तो देखो अब आप जब ये कंपनी एक्वायर कर रहे थे, जब आपका एक्विजिशन का केस था, तो आप क्या कर रहे थे, ये हमारा चल रहा है, इस वाले दिन मैंने एक्वायर कर लिया, तो ये वाले वाले टाइम पीरियड के प्रॉफिट्स में कंसीडर कर रही थी, और लास्ट डे पे बैलेंस शीट की डेट में मेरे पास सब्सिडरी कंपनी थी, तो मैं इसलिए ऐड करके चल रही थी. अब केस हो गया उल्टा, मेरा साल चल रहा है, साल के बीच में कभी भी या साल की स्टार्टिंग में मैंने इस कंपनी को डिस्पोज ऑफ कर लिया, तो यानी कि बैलेंस शीट में तो ये रहेगी नहीं कंपनी, एंड जितना टाइम मेरे पास है सिर्फ उतने ही टाइम पीरियड के इसके प्रॉफिट जो है मैं दिखाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं दिखाऊंगी. ठीक है. तो ग्रुप का कंपनी का P&L ऑन डिस्पोजल, एक तो मैं ये कैलकुलेट करूंगी कि अगर आपको डिस्पोज ऑफ कर रही हूँ तो आपका जो गेन है वो कैसे होगा. एक तो गेन कैसे होता है अगर अगर सिर्फ पेरेंट कंपनी में केस में या फिर ग्रुप के केस में. तो अगर सिर्फ पेरेंट कंपनी के केस में है तो वो तो बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड होता है, सेल में से कैरिंग अमाउंट मैंने लेस कर दिया. अगर मैंने प्रॉपर दिखाना है किसका, ग्रुप का, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके जाती हूँ. वो एडजस्टमेंट क्या है पहले मैं एक बार उसका वर्किंग बता देती हूँ. किसमें, ग्रुप में गेन. सॉरी मैं एक मैसेज लैंग्वेज लिख रही हूँ बट ये शायद आपको याद करने में हेल्पफुल रहेगा. सो क्या है, देखो सेल प्रोसीड्स तो मेरी वही आएंगी, सेल मतलब कि जितने में मैं सेल कर रही हूँ. फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, ये होगी मेरी सेल की वैल्यू. फिर आता है मेरे पास नेट एसेट एट द डेट ऑफ डिस्पोजल. ठीक. पहले एक्विजिशन चलते थे, ये डिस्पोजल है क्योंकि डिस्पोजल की बात हो रही है. फिर उसके बाद गुडविल एट डेट ऑफ डिस्पोजल. बाय चांस अगर क्वेश्चन में लाइक डेट ऑफ डिस्पोजल की गुडविल नहीं अवेलेबल है, इस दिन की गुडविल नहीं अवेलेबल है, तो एक्विजिशन की अवेलेबल है, हम मान के चलेंगे सेम ही है. अगर एक्विजिशन की अवेलेबल है, इन बिटवीन कोई इम्पेयरमेंट हुई है या कुछ भी एडजस्टमेंट है, तो वो मैं माइनस करके डेट ऑफ डिस्पोजल की ही मान लूंगी एडजस्टमेंट करने के बाद. तो ये हो गया, ये हो गया, इन दोनों को करेंगे आपस में ऐड. ये क्या होगी पूरी, जैसे हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करते थे ना, नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट द रेट ऑफ एक्विजिशन, फिर गुडविल की एडजस्टमेंट हम करते होते थे, ये वही है. फिर उसके बाद एनसीआई एट डेट ऑफ डिस्पोजल. अगेन ये कौन सी है, वही एनसीआई, जिस दिन हम डिस्पोज ऑफ करें उस दिन की वैल्यू. गिवन होगी अच्छी बात है, नहीं गिवन तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी एक्विजिशन वाली में, वो कर देंगे. ये जो भी आएगा, ठीक, ये 1, ये 2, ये 3, मैं आपकी इजीनेस के लिए लिख रही हूँ, कैसे होगा, 1 + 2 - 3, सपोज करो ये आ गया 4. तो ये मेरा 4 जो है, एंड ये मेरा ए है, तो A - 4 दैट इज मेरा ग्रुप का गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल. फाइन. यस मैम. ऑल ऑफ यू, Yes, ma'am. किसी को कुछ पूछना हो. हाँ जी. मैम, हाँ जी मानसी. मैम जब ये हम लोग सेक्शन सी में हम लोग को पेपर में ये मतलब डिस्पोजल का ऐसे फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है. फुल फ्लेज भी आ सकता है, पूरी गुडविल का प्रॉपर बैलेंस शीट का भी आ सकता है, जिसमें से कि डिस्पोजल का एडजस्टमेंट करना हो सकता है कि आपके पास अगर लक अच्छा है, लक अच्छा ही मानूंगी मैं, अगर कि बाई चांस आपको क्या आ गया कि एक सिंगल एंटिटी का क्वेश्चन आ गया, एक आपको इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आ गया, साथ में एक आपके पास कैश फ्लो की एडजस्टमेंट के साथ थोड़ा सा ये आ गया, मतलब पार्ट्स में आ गया, 5-7 नंबर का ये आ गया, तो ऐसे भी आ सकता है. एंड या फिर आपको सेक्शन बी में टेस्ट हो जाएगा पूरी पूरी कुछ कुछ चीजें कैलकुलेट करने वाला. अगेन इसका एक और वर्किंग नोट मैं रिवाइज कराना चाहूंगी
कि जैसे कि हम गुडविल की बात करें है ना, तो गुडविल अगर मुझे कैलकुलेट करनी है डेट ऑफ डिस्पोजल की, क्योंकि बहुत बार ऐसे होगा कि आपको नहीं गिवन होगी डेट ऑफ डिस्पोजल पे गुडविल, सॉरी गुडविल एट लिखना था बट चलो। तो ऐसे, तो देखो मैंने क्या करना है, जो मेरा एक्विजिशन का है, एक्विजिशन तक जो किया वो कर लिया, लेस अगर इम्पेयरमेंट हुई, जो एक्विजिशन तक था वो सेम है इसलिए मैं वो नहीं लिख रही, तो आगे मेरी गुडविल एट डिस्पोजल। फाइन। अब अगेन आपके पास एक और एरिया आ सकता है, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट एट डेट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, तो उस वाले केस में क्या करूंगी, नेट एसेट्स ओपनिंग, देन उसके बाद कोई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उस वाले टाइम पीरियड का, डिस्पोजल वाले पीरियड का। अगेन फिर मेरे पास अगर कोई डिविडेंड है, ठीक है, तो डिविडेंड पे कब, बिफोर डिस्पोजल। तो डिविडेंड पे करेंगे तो ऑब्वियसली मेरा नेट एसेट पे इफेक्ट होगा, कम होगा, तो ये होगी मेरी नेट एसेट एट डेट ऑफ डिस्पोजल। फाइन। हाँ जी, किसी को कुछ और पूछना हो तो ये कुछ मेरे बेसिक्स फॉर्मूलाज हैं जो डिस्पोजल के चैप्टर में यूज होने वाले हैं। सो द रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सब्सिडरी मस्ट बी कंसोलिडेटेड अप टू डेट ऑफ डिस्पोजल, ये हम कर चुके हैं। ये गेन और लॉस, ये जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया ये वही फॉर्मूला है। एसोसिएट्स, एसोसिएट्स क्या होता है, जब मेरे पास आपकी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब कि 20 से 50% के बीच के हमारे पास शेयर्स होते हैं, तो मेरे पास क्या होता है, एसोसिएट होता है। हम एसोसिएट्स वैसे हल्का सा डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो एसोसिएट को मैं क्या करती हूँ, मैं लाइन बाय लाइन बेस पे नहीं करती, इसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करती हूँ, एक वर्ड होता है इनके लिए, एक खास वर्ड, इक्विटी अकाउंटिंग। यस, हम इनके लिए क्या करते हैं, इक्विटी अकाउंटिंग जो है वो फॉलो करते हैं। फाइन। अब हमारे पास अब इसके लिए एक पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि एसोसिएट होने के लिए पेरेंट एंड सब्सिडरी जो है वो होना जरूरी है, रिलेशनशिप, मतलब कि पी प्लस एस के 100% लाइक एसेट और लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिखाऊंगी। एंड फिर मैं प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, वैसे ही आपको बैलेंस में दिखा चुकी हूँ, एसोसिएट जो है एक अलग वो परसेंटेज का प्रोपोर्शन जो है वो मैं ग्रुप के पैथ में वो दिखाते हुए चलती हूँ। अब अगेन, सॉरी कहा गया, हाँ। सो अगेन, एसोसिएट अगर मैंने दिखाना होगा तो मैं कैसे दिखाती हूँ, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो ये हम उस टाइम पे भी कर चुके हैं, एक बार वैसे इसको देखना है देख सकते हो आप। सो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट इज कैलकुलेटेड एज बिलो, मतलब कि सिंगल आइटम मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन के बाद वही जो मैंने आपको दिखाया था लाइक गुडविल की इम्पेयरमेंट, कहाँ पर दिखाते हैं, प्लेसमेंट हम देख चुके थे। एंड अगेन, any dividend received from associate included in the parent investment income is removed when equity accounting। तो जब हम combined balance sheet बना रहे हैं तो वो खुद से ही वो अपना ही खुद का प्रॉफिट एक डिविडेंड माना जा रहा है, तो मैं उसको रिमूव करके चलती हूँ। फाइन। मैम, हाँ जी। ये जो मतलब प्रॉफिट और प्रॉफिट निकला है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सो मैम इसमें से ये पीओपी भी माइनस होता है ना मैम? हाँ, पीओपी की एडजस्टमेंट होती है, पीओपी की तो एडजस्टमेंट होनी है। दोनों केस में ना मैम? हाँ, पेरेंट्स बेचे या एसोसिएट उसको बेचे। ओके मैम। मैं इसका ना एक बार एक काम करती हूँ, एसोसिएट के साथ ही ना आपको एक कंबाइंड, वैसे इसमें शायद था, मुझे याद आ रहा है मैंने इंक्लूड किए थे।
नहीं है। चलो मैं विद एसोसिएट्स ना एक बार आपको ना सारे वर्किंग नोट्स बता देती हूँ, जब मेरा पूरा ग्रुप स्ट्रक्चर है तो क्या इफेक्ट होगा, किस किस पे इफेक्ट होगा वर्किंग नोट पे, मैं वो बता देती हूँ। वर्किंग नोट 1 पे इफेक्ट होगा, जो मेरा ग्रुप स्ट्रक्चर है, ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं होगा। पी प्लस, मतलब ये सब्सिडरी है, ये एसोसिएट है, डेट ऑफ एक्विजिशन, एंड लाइक ये मेरा सपोज करो 60% है, ये मेरा 30% है, तो ये बन गया मेरा ग्रुप स्ट्रक्चर। वर्किंग नोट नंबर 2 पे मेरा कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये क्या है, मेरा नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी है, सो इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। वर्किंग नोट नंबर 3 क्या है, मेरा गुडविल का है, राइट, तो इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए मैं ये भी आपको नहीं दिखा रही हूँ। वर्किंग नोट नंबर 4 किसका होता है, मेरा एनसीआई का होता है, तो उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए वो मैं नहीं दिखा रही हूँ। मेरा ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग पे इफेक्ट आएगा, क्यों? क्योंकि बीच में थोड़ा सा पर्प की एडजस्टमेंट आ जाती है, कुछ लाइक मेरे पास वो एसोसिएट का जो प्रॉफिट है वो आ जाता है, और एक साथ में मेरे पास जब एसोसिएट आती है तो एक वर्किंग नोट नंबर 6 मेरा एक अलग से बन जाता है। तो ये जो ग्रुप रिटेन अर्निंग का मेरा वर्किंग नोट बनेगा, ये कैसे बनेगा? लाइक एक तो मेरा क्या था, पी की रिटेन अर्निंग, ठीक है, ये तो पूरा का पूरा आता है 100%। देन उसके बाद मेरे पास क्या आता है, पीस प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन, है ना? ये कौन सा होता है, जो मेरा वर्किंग नोट नंबर 2 वाला होता है, ये वो एरिया हो गया। देन उसके बाद पीस शेयर ऑफ एसोसिएट, एसोसिएट का प्रॉफिट कौन सा, मतलब कि रिटेन अर्निंग का प्रॉफिट कौन सा, पोस्ट एक्विजिशन, मतलब कि अगर मेरे पास ओपनिंग रिटेन अर्निंग है, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग है और कुछ नहीं है, तो दोनों का डिफरेंस लेके मैं ऐड कर सकती हूँ। देन उसके बाद अगर कोई इम्पेयरमेंट की इंफॉर्मेशन है, किसकी? जब मेरा सब्सिडरी का केस है, पहले उसका देख के चलेंगे, इम्पेयरमेंट मतलब कि वैल्यू डिक्लाइन लेस, फिर उसके बाद इम्पेयरमेंट किसका, एसोसिएट अब तक का, वो लेस, फिर लेस पर्प अगर पी एस को बेच रही है तो, क्यों? क्योंकि ये पर्प की एडजस्टमेंट इसकी ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में हुई होगी, एंड लेस पर्प अगर पी ए को बेचे, सॉरी पी ए को बेचे या फिर ए पी को बेचे, आप यही पॉइंट कह रहे थे ना? यस मैम। ठीक है, तो ये आ गया मेरा ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, तो ये इफेक्ट आया है मेरे एसोसिएट के आने से। एसोसिएट्स का इम्पेयरमेंट का इफेक्ट आया है, एंड एसोसिएट का प्रॉफिट का इम्पैक्ट आया है, ये 3 एरियाज हमारे पास आए हैं। एंड उसके अलावा एक मेरे पास एक वर्किंग नोट जो है नया आया है, वर्किंग नोट नंबर 6, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, जो कि मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाऊंगी, जिसमें कि कॉस्ट ऑफ एसोसिएट, अगेन फी शेयर, और पोस्ट जो अभी ऊपर किया ना वही है, और कुछ नहीं है इसमें। फिर उसके बाद इम्पेयरमेंट, अगर क्वेश्चन में बोल रहा है तो लेस कोई, ये हो गया मेरा फॉर्मेट। फाइन, यस गाइस। मैम। यस मैम। नाउ नेक्स्ट, अब मेरे पास ये एरिया तो हो गया कवर। अब इसके बाद आपके पास कुछ बेसिक थ्योरी वाले एरियाज हैं। नोट्स आई गेस कल ही कंप्लीट होंगे, आज नहीं हो पाएंगे। ये तो क्वेश्चंस हैं।
या डन है हमारा। राइट 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 राइट, ये आंसर्स ही हैं। बाद में मैं ये चेक कर रही हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया। सो गाइज, अगर आप क्वेश्चंस ये ट्राई करोगे तो आपको लाइक आंसर्स बाद में पीछे मिल जाएंगे। राइट, तो अगर आप जो जो ये क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हो, तो अब अपना ऑलमोस्ट थ्योरी बेस्ड एरिया जो है ओवर हो गया। आई नो दैट कि बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक मोड में हुआ हमारा थ्योरी बेस्ड एरिया, बट वो करना जरूरी था क्योंकि हमारा मेन फोकस एरिया क्या है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। एंड अगेन यहाँ से क्वेश्चन छुड़वाने का कारण ये है कि ये एग्जाम किट के नहीं है, ये स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चन है। एंड आई फील दैट कि स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चन हमने क्लासेस में रेगुलरली किए हैं, एंड देर इज नो सेंस कि मैं ये क्वेश्चंस कराऊं, मैं आपको किट के क्वेश्चंस कराऊं। आई फील दैट दैट इज मोर रेलिवेंट। नाउ टुमारो इज हमारा 15। 15 आई एम अवेलेबल, यस 15 भी आपकी क्लास है। एंड देन 16 आपकी क्लास जो है, 16 को मैं ले सकती हूँ, पर थोड़ा सा जल्दी लेना पड़ेगा, या मतलब सिर्फ 1 घंटे का। अदरवाइज हमारी क्लास होगी 18 एंड 19 को होगी। ठीक है, तो ताकि बीच में आपको ब्रेक भी मिल जाएगा, और वैसे भी मैंने आपका टेस्ट भी इन बिटवीन लेना है, तो हम 16 और 17 को हम आपका टेस्ट जो है बीच में इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो 16 और 17 आपका एक दिन टेस्ट डे होगा, एक दिन सेल्फ प्रैक्टिस डे हो गया। अभी तक किसी को कुछ पेपर पैटर्न को लेके या किसी और एरिया को लेके डाउट हो? मैम हम्म। मैम लाइक मैंने बाकी सारा एरिया मोस्टली चीज़ें कवर हो गई हैं, और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो, बट मेरे को कंसोलिडेशन में बहुत कंफ्यूजन